नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे इस चैनल वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने भारतीय राज्य के स्वरूप में उदारवादी दृष्टिकोण का अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं मार्क्सवादी दृष्टिकोण की। मार्क्सवादी किस प्रकार से भारतीय राज्य के स्वरूप को दर्शाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मार्क्सवादियों में नाम लिया जाता है कार्ल मार्क्स का और एंगल्स का। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के नाम से ही विदित होता है कि इसमें कार्ल मार्क्स और एंगल्स के विचारों का संग्रह विद्यमान है, अर्थात कार्ल मार्क्स और एंगल्स को मार्क्सवादी विचारों की श्रेणी में रखा गया है। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत मार्क्स और एंगल्स दो नाम प्रसिद्ध हैं। मार्क्सवादियों का कहना है कि राज्य कौन सा? भारतीय राज्य न तो निष्पक्ष एजेंसी है और ना ही सबका साझा न्यास, अर्थात सरकार सिर्फ शक्तिशाली वर्गों के अधिकारों की ही रक्षा करती है। मार्क्सवादी कहते हैं भारतीय राज्य का जो स्वरूप है वह निष्पक्ष एजेंसी होती है, लेकिन वह निष्पक्ष एजेंसी नहीं है। मार्क्सवादियों के अनुसार हर राज्य में कुछ प्रतिष्ठा के पद होते हैं जिन्हें नियंत्रणकारी पद कहा जाता है, जैसे पुलिस, सेना, न्यायपालिका, सिविल सर्विस, संसद, कार्यपालिका पर समाज के प्रभावी वर्ग का आधिपत्य होता है। इसमें निर्धन गरीब वर्ग का कोई भी हाथ नहीं होता है, अर्थात ये व्यक्ति या तो औद्योगिक और व्यापारिक घरानों से जुड़े होते हैं अथवा उच्च मध्यम वर्ग से संबंध रखते हैं। समाज का प्रभावी वर्ग इन व्यक्तियों के माध्यम से मनचाहे कानून बनवा सकता है और यदि समाज का कमजोर वर्ग उनका विरोध करे तो पुलिस के द्वारा और सेना के द्वारा उसका दमन कर दिया जाता है। तो समझ में आया प्रिय विद्यार्थियों, मार्क्सवादी कहते हैं कि भारतीय राज्य कैसा राज्य है? सिर्फ उन उच्च घरानों या औद्योगिक घरानों से जुड़ा हुआ है जिसमें जो औद्योगिक घरानों के और व्यापारिक घरानों के जो लोग हैं वो ही इन प्रभावशाली और प्रतिष्ठाशाली नियंत्रणकारी पदों पर विद्यमान है या विराजमान है। गरीब और निर्धन जो जनता है उसका कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं है, वो नहीं आ सकता है इन पदों पर, और अगर आने की का प्रयास करता है तो उसको कुचल दिया जाता है, उसका दमन कर दिया जाता है। रैल्फ मिलीबैंड के शब्दों में राज्य के सभी उपकरण इस बात के लिए वचनबद्ध हैं कि वह शक्ति ढांचे को बनाए रखेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार आज की विकसित पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपतियों के जो विशेषाधिकार हैं, राज्य के उपकरण उनकी रक्षा करते हैं। क्या मतलब हुआ? रैल्फ मिलीबैंड ये भी मार्क्सवादी ही हैं, लेकिन कार्ल मार्क्स और एंगल्स का नाम विशेष है। रैल्फ मिलीबैंड कहते हैं कि राज्य के सभी उपकरण कौन से? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका इस बात के लिए वचनबद्ध हैं कि वे शक्ति ढांचे को बनाए रखेंगे, मतलब अपने पावर को, अपनी शक्ति को बनाए रखेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। इस प्रकार आज की विकसित पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपतियों के जो विशेषाधिकार हैं, राज्य के उपकरण उनकी रक्षा करते हैं। मतलब राज्य के उपकरण कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका किसकी रक्षा करते हैं? उन पूंजीपतियों की, क्योंकि पूंजीपति या पूंजीवादी व्यवस्था जो है इसको, इन उपकरणों को कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका को बनाए रखती है। ऐसा रैल्फ मिलीबैंड कहते हैं। अर्थात राज्य वर्गीय संरचना से स्वतंत्र रहकर काम नहीं कर सकता। उनका कहने का मतलब यह है कि राज्य जो है, राज्य का स्वरूप जो है वो बिना वर्ग के काम नहीं कर सकता, उसमें वर्ग का विशेष महत्व होता है। भारत के संदर्भ में वर्गीय संरचना का अर्थ यह है कि देश में एक ऐसा शक्तिशाली वर्ग है जिसमें मुट्ठी भर पूंजीपति, बड़े व्यापारी और जमींदार शामिल होते हैं। प्रशासक वर्ग, न्यायाधीश और सेना के अधिकारी भी उच्च धनी वर्गों के हितों की ही रक्षा करते हैं। मतलब मार्क्स कहते हैं कि भारत भी वर्गीय संरचना से अछूता नहीं है, उसमें भी पूंजीपति, बड़े व्यापारी वर्ग, जमींदार शामिल हैं, प्रशासक वर्ग, न्यायाधीश वर्ग, सेना के अधिकारी ये भी हैं। ये भी किस में है? उच्च मध्यम वर्ग की श्रेणी में आते हैं। इन्हें भी उच्च पूंजीपति वर्ग या हम कहें कि धनिक वर्ग की श्रेणी में रखा गया है। दूसरा वर्ग वह वर्ग होता है जो कि संख्या में तो बहुत अधिक है, और लेकिन वो संख्या में अधिक कौन है? छोटे और गरीब किसान, खेतीहर मजदूर,
कारखानों में काम करने वाले श्रमिक, असंगठित मजदूर जैसे घरेलू नौकर, बोरियां ढोने वाले पल्लेदार, बीड़ी बनाने वाली मजदूरी ने, और पत्ते व दोने बनाने वाले आदिवासी महिलाएं। तो प्रिय विद्यार्थियों, दो वर्ग उन्होंने बताए मार्क्स ने, एक तो बताया पूंजीपति वर्ग और एक बताया उन्होंने छोटा वर्ग, गरीब वर्ग, निर्धन वर्ग जो रोज की मजदूरी करता है और अपना जीवन बसर करता है। एक तीसरे वर्ग की भी बात की है। तीसरे वर्ग में वह वर्ग आता है जिसे मध्यम वर्ग कहा जाता है। मध्यम वर्ग, शहरों में अब पहले की अपेक्षा मध्यम वर्ग का निर्माण ज्यादा वेग से हो रहा है, मतलब ज्यादा तीव्र गति से हो रहा है। गांवों में भी हरित क्रांति के फलस्वरूप मध्यम वर्ग का निर्माण हुआ और यह वर्ग समाज का सबसे ज्यादा शिक्षित और मुखर वर्ग है, पर आमतौर पर इसकी प्रवृत्ति उच्च वर्ग का साथ देने की रही है, क्योंकि उच्च वर्ग के बाद इसी वर्ग का नाम सबसे ऊपर आता है और सबसे इसी वर्ग ने ही सबसे ज्यादा पूंजीपति वर्ग के बाद सबसे ज्यादा फायदा इसी ने ही उठाया है। नव मार्क्सवादियों में नाम आता है हर्बर्ट मार्क्यूज का। प्रिय विद्यार्थियों, मार्क्सवादियों में नाम हमने पढ़ा कार्ल मार्क्स का और एंजल्स का या एंगल्स का, और नव मार्क्सवादियों में नाम आता है हर्बर्ट मार्क्यूज का। हर्बर्ट मार्क्यूज का ग्रंथ है एक आयामी मानव, वन डायमेंशनल मैन। वे लिखते हैं कि आज के उन्नत समाज में व्यक्ति पर अमीरी और उपभोक्तावाद का भूत सवार है। अमीरी आपको पता है ना, पूंजी। उपभोक्तावाद का क्या अर्थ होता है? उपभोक्तावाद का अर्थ होता है कि अधिक से अधिक वस्तुओं का संग्रह करना उपभोक्तावाद कहलाता है। उसके व्यक्तित्व का बस एक ही आयाम रह गया है और वह है ज्यादा से ज्यादा चीजें उपार्जित करना, मतलब संग्रहित करना, खरीदना। मार्क्यूज के अनुसार लोगों ने यह सोचना बंद कर दिया है, मतलब मार्क्यूज कहते हैं कि लोगों ने यह सोचना बंद कर दिया है कि उत्पादन की कौन सी पद्धति श्रेष्ठ है। मतलब जैसे कि भारतीय राज्य में कौन सी उत्पादन की पद्धति अपनाई गई है प्रिय विद्यार्थियों? मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पहली आती है उदारवादी, जिसे पूंजीवादी भी कहते हैं, निजीकरण भी कहते हैं, और दूसरी आती है समाजवादी। तो उन उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति वाले लोगों ने यह सोचना बंद कर दिया है कि हमारे जो उत्पादन की पद्धति है वो है कौन सी, पूंजीवादी है या समाजवादी, वह हमारे लिए सही है या नहीं है। और क्या सोचना बंद कर दिया है? किस किस्म का लोकतंत्र उन्हें चाहिए जिससे कि वे वास्तव में सरकार में भागीदार बन सके, मतलब अपने आप को अपनी सहभागिता दर्ज कराएं। वे यह भी नहीं जानना चाहते, वे यह भी नहीं समझना चाहते, वे लोग यह नहीं समझना चाहते कि लोकतंत्र में वो किस प्रकार से अपनी सहभागिता को दर्ज करा सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये कार्ल मार्क्स ने अपनी थोड़ा सा भूमिका बताई कि हमने बताई कि कार्ल मार्क्स किस प्रकार के विचारक हैं या मार्क्सवादी दृष्टिकोण जो है वो किस प्रकार का दृष्टिकोण है। अब अपने इस दृष्टिकोण के आधार पर भारतीय राज्य की प्रकृति को वो निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर परिभाषित करते हैं या व्याख्या करते हैं। पहला बिंदु आता है भारतीय राज्य एक पूंजीवादी राज्य है। प्रिय विद्यार्थियों, मार्क्सवादी कहते हैं कि भारतीय राज्य कैसा राज्य है? पूंजीवादी राज्य है। भारतीय संविधान के निर्माता संविधान को समाजवाद के रूप में ढालना चाहते थे। संविधान के निर्माता जो हैं वो संविधान को कैसा ढालना चाहते थे? समाजवाद के रूप में ढालना चाहते थे, उदारवाद के रूप में नहीं ढालना चाहते थे। लेकिन ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय अर्थतंत्र पिछड़ा हुआ बना रहा। मतलब ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हमारा अर्थतंत्र कैसा था? पिछड़ा हुआ था, दयनीय था। फिर भी भारत में एक शक्तिशाली पूंजीपति वर्ग पैदा हो चुका था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पूंजीपतियों ने अपनी स्थिति काफी मजबूत बना ली थी और ब्रिटेन को युद्ध काल में सप्लाई किए गए माल के मुनाफे में पूंजीपतियों ने ब्रिटिश स्वामित्व वाले अनेक औद्योगिक संस्थान खरीद लिए और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस ने मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिश्रित बाजार अर्थव्यवस्था की नीति अपनाई। मिश्रित बाजार अर्थव्यवस्था जैसे कि हमने समझाया, मैंने आपको समझाया, मिश्रित में आता है उदारवाद और समाजवाद का मिश्रण, मतलब उसमें निजीकरण भी होगा और सरकारीकरण या सहकारीकरण भी होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था के बावजूद भारत में निजी क्षेत्र यानी पूंजीवाद का बड़ी तेजी से विकास हुआ। एकाधिकार उद्योग मतलब निजीकरण जो है वो
बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच गया। तो इसी के आधार पर कहते हैं कि भारतीय राज्य कैसा राज्य बन गया, धीरे धीरे समाजवाद को छोड़ता चला गया और उदारवाद की तरफ अपने आप को अग्रसर करता चला गया और एक पूंजीवादी राज्य बन गया और विदेशी पूंजी को उसने आगे से आगे उसके लिए अपने मार्ग खोल दिए। इसके अलावा विदेशी निजी पूंजी को आमंत्रित किया गया और विदेशी कंपनियों को भारी पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित करता चला गया। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये समझ में आया प्रिय विद्यार्थियों कि भारतीय राज्य एक पूंजीवादी राज्य कैसे बन गया, कि हमारा उद्देश्य तो समाजवादी था, लेकिन धीरे धीरे जो कुछ पूंजीपति, कुछ अधिकारी वर्ग, कुछ उद्योगपति जो थे, उन्होंने अपने पूंजी का विकास किया, अपने उद्योगों का विकास किया और धीरे धीरे नेहरू जी ने अपनी अर्थव्यवस्था को, समाजवादी अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था के साथ मिश्रित कर दिया और मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण किया। दूसरा बिंदु आता है वैश्वीकरण और बाहरी पूंजी निवेश की बुराइयां। वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन और बाहरी पूंजी निवेश कि बाहरी देशों के द्वारा, विदेशी देशों के द्वारा हमारे देश में पूंजी निवेश किस प्रकार से खुल गया। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि हमने इस बिंदु में समझा, भारतीय राज्य एक पूंजीवादी राज्य है जिसमें हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उदारवाद को हमने स्वीकार किया। तो उदारवाद को स्वीकार करने का अर्थ यही है कि हमने निजीकरण को स्वीकार किया और विदेशों के द्वारा जो पूंजी निवेश किया जाने लगा वो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता ही चला गया। मार्क्सवादियों के अनुसार निजीकरण और वैश्वीकरण की जो नीतियां हैं भारत के लिए हमेशा हानिकारक सिद्ध रही हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, अपनी उदारवादी नीति को लागू करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की आकाओं का हुक्म बजाने के लिए सरकार ताबड़तोड़ करती रही चली गई। एक और आत्मनिर्भरता, देशी उद्योग धंधे, आर्थिक संप्रभुता को लगातार चौपट करता चला गया। दूसरी ओर विदेशी पूंजी को नई नई रियायतें दी जाती रही। वित्तीय क्षेत्र को विदेशी एजेंसियों के लिए खोलने का खतरा मोल लेते चले गए। मतलब धीरे धीरे हमने क्या किया, वैश्वीकरण की आड़ में, ग्लोबलाइजेशन की आड़ में हमने विदेशी पूंजी को आगे से आगे उसको खोलते चले गए। मुद्रास्फीति, क्या इसमें क्या बड़ी सबसे ज्यादा? मुद्रास्फीति, भ्रष्टाचार, मुनाफाखोरों, इनके शिकंजों में हमारा अर्थतंत्र जो है जकड़ता चला गया। उदार और आर्थिक नीतियां बहुत कड़ी कर दी गई। विदेशी निवेश को सीमित भी करा। बीमा और रिटेल सेक्टर, विदेशी कंपनियों को होल्ड नहीं किया गया, करने पर बंद कर दिया गया। सरकारी कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया, लेकिन फिर भी उससे हम निजात नहीं पा सके और धीरे धीरे पूंजी निवेश जो है बढ़ता ही चला गया और हम इस पे लगाम नहीं पा सके। राज्य जमींदारों के निहित स्वार्थों का पोषण करता है। प्रिय विद्यार्थियों, मार्क्सवादी कहते हैं राज्य जो होता है वह जमींदार, जागीरदार, पूंजीपतियों के निहित स्वार्थों का पोषण करता है। क्यों पोषण करता है? कि वह इसलिए पोषण करता है क्योंकि जमींदार, जागीरदार और पूंजीपति उद्योगपतियों के बलबूते पे ही वह राज्य बना हुआ है। तो मार्क्सवादी कहते हैं कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कृषि व्यवस्था अर्ध सामंती निहित स्वार्थों के चुंगल में जकड़ी रही और स्वतंत्रता के बाद जमींदारी प्रथा के उन्मूलन की कोशिश की गई। 1965-66 में नई कृषि नीति अपनाई गई, जिसके अंतर्गत अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक खाद, नलकूपों, बड़े पैमाने पर कृषि यंत्रों का उपयोग हुआ। विभिन्न सरकारी एजेंसियों किसानों को ऋण दिए गए, लेकिन ये व्यवस्था जो है फिर भी अपने आप में एक समृद्ध नहीं हो पाई। नई कृषि नीति से हरित क्रांति लाने में मदद भी मिली, उत्पादन की वृद्धि भी हुई, लेकिन ये सब चीजें, ये सभी नीतियां जो हैं किसके फायदेमंद के लिए, किसके फायदे में रही? यह पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, जमींदारों, जागीरदारों के लिए फायदे में रही। आज किसान जितना पहला गरीब था उतना ही आज भी गरीब होता चला गया है। गरीबी का प्रश्न जो है वो मिटा नहीं है। मार्क्सवादियों ने क्या कहा कि आज भी गरीब जो किसानों की संख्या है वो कम नहीं हुई है, दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई है। केवल 10% कृषक परिवारों का कुल 58% कृषि भूमि पर कब्जा है, बाकी सब जो है बेघर हैं, उनके पास भूमि तक नहीं है और खेतिहर मजदूर बने हुए हैं। उनको एक दिन के भोजन की भी व्यवस्था करनी होती है। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, अगला बिंदु आता है जिसमें मार्क्सवादी कहते हैं राजनीति, प्रशासन,
न्यायपालिका और सेना पर दक्षिणपंथी शक्तियां छाई हुई हैं, जैसे कि नौकरशाही, न्यायपालिका और सैनिक पदाधिकारी। मार्क्सवादियों ने कहा है कि सभी दलों और व्यक्तियों को दक्षिणपंथी माना गया है। परंपरागत अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के वो पक्षधर हो। जहां तक राजनेताओं का प्रश्न है, वे सभी भारी राशि खर्च करके अपने वर्तमान पदों पर पहुंचे हैं। 14वीं लोकसभा में कम से कम 154 सांसद थे जिन्होंने अपनी संपत्ति का 1 करोड़ या उससे ज़्यादा बताई है, और 15वीं लोकसभा में ऐसे सदस्यों की संख्या 300 हो गई थी। और इसका अर्थ यह हुआ कि राजनीति में आम आदमी के प्रवेश की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। भारत में गरीब और अशिक्षित लोग जो हैं वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए धनराशि का अनादुंद प्रयोग करते हैं, जिसमें नौकरशाही आता है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी नौकरशाह जो अफसरशाही है वो भी इसका गलत तरीके से फ़ायदा उठाती है। न्यायपालिका है, न्यायपालिका पर भी उच्च मध्यम वर्गीय जातियों का आधिपत्य रहता है। सैनिक पदाधिकारी हैं, सैनिक पदाधिकारियों पर भी उच्च मध्यम वर्ग के लोगों का ही आधिपत्य रहता है। R.K. खादिलकर हैं, वो कहते हैं कि एक बार लोकसभा में यह वक्तव्य दिया उन्होंने कि हाल ही में देश में बहुत से सैनिक स्कूल खोले गए। हमारे देश में भी पश्चिमी देशों की ही तरह डिफेंस अकादमी में समाज के उच्च वर्गों का प्रभुत्व देखने को मिलता है। उसका कारण यह है कि सैनिक स्कूलों में उन्हें इसके लिए खास तरीके से प्रशिक्षित किया जाता है। उनके पास काफ़ी पैसा है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे सेना में सिर्फ उच्च जाति या समाज के उच्च स्तर के ही व्यक्ति न पहुँचें, तो हमें ज़्यादा इस तरह के विद्यालय खोलने होंगे जहां बच्चों को डिफेंस संस्थानों के लिए तैयार किया जाए। इसके अतिरिक्त अफसरों और छोटे स्तर के सैनिकों व कर्मचारियों के वेतनमान व भत्तों में काफ़ी विषमताएं भी देखी गई हैं। इससे संपत्ति के केंद्रीकरण को ज़्यादा बढ़ावा मिला है, जो कि मार्क्सवादी कहते हैं जो भारतीय राज्य के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। फिर उसके बाद आता है अगला बिंदु, प्रादेशिक स्वायत्ता। प्रादेशिक स्वायत्ता मार्क्सवादियों के अनुसार, मार्क्सवादी कहते हैं कि हमारे राज्य का ढांचा हालांकि संघीय है, असली तौर पर सारी सत्ता का अधिकार कैसा है, केंद्रीय नियंत्रण के अधीन है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि संविधान ने भारत में संघात्मक शासन की व्यवस्था तो कर रखी है, लेकिन जब आपातकाल लागू होता है या कोई वित्तीय विधेयक की स्वीकृति की आवश्यकता होती है या कोई विधायी विधेयक को मंजूरी की आवश्यकता होती है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ उसे रख लेता है और केंद्रीय सरकार जो है उस पर अपना मनमाना दबाव लगाती है या उसे सुप्त अवस्था में रख देती है। ऐसा हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। तो इसमें मार्क्सवादी कहते हैं कि हमारे राज्य का ढांचा हालांकि संघीय है, असली तौर पर सारी सत्ता और अधिकार केंद्रीय सरकार के हाथों में सिमटे हुए हैं। भारतीय संघ में सम्मिलित विविध राज्यों को सीमित स्वायत्ता और सत्ता प्राप्त है। विविध राज्य के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में गतिरोध पैदा होता है। इसमें केंद्र और राज्यों के आपसी रिश्तों में कटुता उत्पन्न हो गई है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान कुछ प्रदेश ज़्यादा विकसित हो गए हैं, जबकि अन्य क्षेत्र बहुत पिछड़े हालत में हैं। पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद क्षेत्रीय असंतुलन विद्यमान है। पूंजीपति भी सिर्फ विकसित प्रदेशों में ही पूंजी लगाना चाहते हैं, पूंजी निवेश करना चाहते हैं, उन क्षेत्रों में पूंजी लगाना नहीं चाहते हैं जो क्षेत्र कम विकसित हैं। इस विषम स्थिति का लाभ उठाकर प्रतिक्रियावादी ताकतें प्रांतीयता की भावनाओं को उभारती हैं और कभी कभी तो हिंसा भी भड़क उठती है, जिससे समूचे देश की प्रगति रुक जाती है। अल्पसंख्यकों के अधिकार। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर तो आधारित है, लेकिन अल्पसंख्यकों को कुछ विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं। मार्क्सवादियों की धारणा है कि अल्पसंख्यक वर्ग भेदभाव पूर्ण सलूक के शिकार हैं और दंगों के दौरान उन्हें समुचित संरक्षण नहीं मिल पाता है। मतलब अल्पसंख्यकों को अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन जब किसी प्रकार की राज्य में विपत्ति आ जाती है, समस्या पैदा होती है, तो उस समय अल्पसंख्यकों के साथ एक पृथक व्यवहार किया जाता है, एक गलत व्यवहार किया जाता है, इसलिए उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। भारतीय राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप। भारतीय राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप के बारे में मार्क्सवादी कहते हैं कि भारत में कृषि मजदूरों और राज मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी नियत की गई है। भारत सरकार
और कई राज्य सरकारों द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजनाएं लागू की गई हैं। राज्य इस बात की भी व्यवस्था करता है कि नागरिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास की सुविधाएं सुलभ हो और उनके रहन सहन और खान पान का अच्छा स्तर रहे। राज्य के इन कल्याणकारी कार्यों के विषय में मार्क्सवादियों की धारणा यह है कि पूंजीवादी राज्य इस तरह की सुविधाएं इसलिए जुटाते हैं जिससे कि लोग शांत रहें। रैल्फ मिलीबैंड कहते हैं कि इन सुधारों का यह अर्थ नहीं कि शासकगण पूंजीवाद के विरुद्ध है। उनके लिए उनके इन सभी कार्यों का सीधा साधा अर्थ क्या निकाला जाता है कि पूंजीवाद को कायम रखा जाए, मतलब पूंजीवाद फलता फूलता रहे और ऐसे लोक कल्याणकारी कार्यों की आड़ में वह फलते फूलते रहे और आम जनता चुपचाप शांति से अपना कार्य करती रहे। अर्थात कल्याणकारी कार्यों के बावजूद भारतीय राज्यों के मूल स्वरूप में कोई अंतर नहीं आया है। मतलब भारतीय राज्य अगर कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, लोक कल्याण की बात करते हैं, लेकिन लोक कल्याण की आड़ में पूंजीपति वर्ग जो है अब अपने आप को पोषित करता चला जाता है, अपनी वृद्धि करता चला जाता है, अपने आप को बढ़ावा देता चला जाता है, राज्य भी उसको बढ़ावा देता चला जाता है और आम जनता जो है आम जनता को इन कार्यों में दबा के रख दिया जाता है, उसकी आवाज को नहीं सुना जाता। उपनिवेशवाद विरोधी नीति, उपनिवेशवाद विरोधी की नीति मतलब मार्क्सवादी कहते हैं कि पूंजीवादी देशों आमतौर पर मार्क्सवादी लेखक पूंजीवादी देशों के साम्राज्यवादी मानते हैं, पर भारत के संबंध में उनकी ऐसी धारणा नहीं है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ने आमतौर पर भारत की विदेश नीति की सराहना की है और उनका कहना है कि भारत पंचशील और विश्व शांति का समर्थक है और उसने उपनिवेशवाद विरोधी की नीति को परिचय दिया है। उपनिवेशवाद विरोधी नीति का परिचय दिया है। 1954 में भारत ने चीनी गणराज्य के साथ पंचशील संधि की और 1956 में स्वेज यानी मिस्र पर ब्रिटेन व फ्रांस के साम्राज्यवादी हमले की खुली निंदा भी की। भारत सरकार ने क्यूबा संकट के दौरान सोवियत संघ का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के दाखिले का भी हम लगातार समर्थन करते रहे हैं। इसी प्रकार कांगो, वियतनाम, मलेशिया के प्रश्नों पर भी भारत ने उपनिवेशवादी षड्यंत्रों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। मार्क्सवादियों के अनुसार ये सभी कदम प्रगतिशील नीति के परिचायक हैं। मतलब मार्क्सवादी कहते हैं कि भारत उपनिवेशवाद का विरोध करता है ना, उपनिवेशवादी विरोधी नीति को वह परिचायक है। लेकिन मार्क्सवादी कहते हैं कि जुलाई 2008 में भारत अमेरिकी नाभिकीय समझौते के मुद्दे पर वामपंथियों ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार से समर्थन वापस ले लिया। मतलब जुलाई 2008 में भारत अमेरिकी नाभिकीय जो समझौता हुआ था उस मुद्दे पर वामपंथियों ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपी सरकार का समर्थन वापस ले लिया। मतलब कांग्रेस ने उन जो भारत अमेरिकी नाभिकीय समझौता हुआ था उस समय वामपंथियों की मतलब वामपंथी कौन है? वामपंथी भी मार्क्सवादी ही है। मार्क्सवादियों ने इसकी आलोचना की थी कि नहीं, भारत जो है किसी भी प्रकार से अमेरिका के साथ कोई नाभिकीय समझौता नहीं करेगा। उसके बावजूद भी वामपंथियों के मना करने के बावजूद भी उसने समझौता किया और इस मुद्दे के तहत वामपंथियों ने कांग्रेस से अपना हाथ पीछे कर लिया। इराक ने अमेरिकी हस्तक्षेप का भी कम्युनिस्टों ने भारी विरोध किया। मतलब अमेरिका ने इराक में जो हस्तक्षेप किया था उसका भी कम्युनिस्टों ने मतलब मार्क्सवादियों ने भरपूर विरोध किया। इसलिए मार्क्सवादी ये कहते हैं कि हम भारत की उपनिवेशवादी विरोध जो नीति है उसका हम समर्थन तो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वह कहीं कभी वह अपने निहित स्वार्थों के कारण वह ऐसे उदारवादी पूंजीवादी देशों के साथ अपना हाथ मिला लेती है। इसके बाद मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मूल्यांकन। भारतीय राज्य का स्वरूप क्या वास्तव में मार्क्सवादी दृष्टिकोण के आधार पर चिन्हित है? इन बिंदुओं को लेकर हम मूल्यांकन करते हैं। पहला बिंदु आता है, भारतीय राज्य एक तटस्थ या निष्पक्ष संस्था है। प्रिय विद्यार्थियों,
जैसा कि मार्क्सवादी कहते हैं कि राज्य निष्पक्ष संस्था नहीं है, लेकिन भारतीय राज्य एक वास्तव में तटस्थ और निष्पक्ष संस्था है। वह किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी वर्ग विशेष या समूह विशेष के साथ पक्षपात नहीं करती है। राज्य को विभिन्न प्रतियोगी हितों का सामना करना पड़ता है, जैसे उद्योगपति, ट्रेड यूनियन ने तथा अन्य बहुत से संघ व समुदाय। राज्य के प्रति लोगों का भरोसा तभी तक कायम रह सकता है जब तक कि उनका यह विश्वास बना रहे। राज्य एक तटस्थ या निष्पक्ष संस्था है। राज्य को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए सभी समुदायों और वर्गों का समर्थन चाहिए। इसलिए पूंजीवादी देशों में भी राज्य किसी एक वर्ग के हितों की रक्षा नहीं करता, वह समाज के सभी सदस्यों के साथ साझे हितों का संरक्षक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भारतीय राज्य, चाहे वह उच्च वर्ग हो, चाहे निम्न वर्ग हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, सभी के साथ एक समान व्यवहार करता है। वो वर्ग के आधार पर कार्य नहीं करता। दूसरी जो आलोचना करी है उसके पक्ष में उसका हम मूल्यांकन में हम विरोध करते हैं इस चीज का कि मार्क्सवादी क्या कहते हैं, वर्तमान में अधिकांश देशों ने अनियंत्रित अथवा कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था के स्थान पर बाजार अर्थव्यवस्था को अपना लिया है। वर्तमान में मतलब कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था मतलब साम्यवादी अर्थव्यवस्था जो हमने भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त होने के उपरांत जो हमने समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया था, उस समय हमारा देश बहुत ही निर्धन और गरीब और आर्थिक स्थिति से क्षीण था और हमने उदारवादी अर्थव्यवस्था का, निजीकरण का धीरे धीरे स्वागत किया और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकारा या उसको अपनाया। लेकिन यदि हम अब वर्तमान परिस्थितियों को अगर हम देखें तो कम्युनिस्ट अर्थव्यवस्था मतलब कम्युनिस्ट देश भी ऐसे हैं जिनमें हम चीन का उदाहरण ले सकते हैं, रूस का भी उदाहरण ले सकते हैं। सभी कम्युनिस्ट देशों ने किसका आगमन किया है? उन्होंने निजीकरण का आगमन किया है। चीन ने विदेशी निवेश के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मार्क्सवादियों की यह आलोचना निराधार है। मार्क्सवादियों के पास कोई ठोस सामाजिक एजेंडा या कार्यक्रम का अभाव है। मार्क्सवादी सिर्फ दो वर्गों पर, बुर्जुआ वर्ग और सर्वहारा वर्ग, दो वर्गों में ही अपने कश्मकश में लगा हुआ रहता है। उसके पास कोई सामाजिक एजेंडा नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है जिसके आधार पर वह अपनी बात को रख सके, अपने विचारों को रख सके, अपने विचारों की तरफ उन देशों को मोड़ सके। अंत में अंध अमेरिकी विरोध के अपने कुछ खतरे होते हैं। मार्क्सवादी जिस प्रकार से अमेरिका का विरोध करते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही सोवियत संघ और अमेरिका दोनों की अलग अलग विचारधारा, दोनों के अलग अलग सैनिक गुट और दोनों ही देश अपने पूरे विश्व में अपने आधिपत्य को, अपने वर्चस्व को स्थापित करना चाहते थे। लेकिन सोवियत संघ की जो समाजवादी प्रणाली है वो निराधार हो गई, निरस्त हो गई, ध्वस्त हो गई क्योंकि उसका कोई सामाजिक एजेंडा नहीं था, कोई सामाजिक कार्यक्रम नहीं था। इस प्रकार से अमेरिकी जो उदारवादी नीति है, पूंजीवादी नीति है, निजीकरण की नीति है, उससे अमेरिका स्वयं भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में है, एक ध्रुवीय विश्व के रूप में भी पहचाना गया है। अब हमारा देश जो बहुध्रुवीय विश्व हो गया है, इससे पहले एक ध्रुवीय विश्व के रूप में पहचाना जाता था। इसी कारण से चीन ही क्या, बहुत से देशों ने उदारवादी नीति को अपनाया है, विदेशी पूंजी निवेश के लिए अपने द्वार खोल दिए हैं और इसी में ही वे देश अपने देश की, विकासशील देशों की समृद्धि के लिए विकासशील देशों की समृद्धि के लिए कार्यरत हैं। तो मार्क्सवादियों का मात्र आलोचना करना और मार्क्सवादियों का हर संभव अमेरिका पर दोषारोपण करना, उदारवाद पे दोषारोपण करना, ये एक निराधार ही है।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा कहते हैं कि दुनिया में कहीं भी आतंकी हमला हो तो उसके तार पाकिस्तान से जरूर जुड़ेंगे। आतंक के खिलाफ जंग की सफलता के लिए भारत और अमेरिका के बीच मधुर रिश्ते जरूरी हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि ओबामा जी ने कहा कि आतंकवाद का विरोध करने के लिए मार्क्सवादियों के पास क्या सुझाव हैं, क्या तरीके हैं, क्या कार्यक्रम है, क्या एजेंडा है, वह कुछ भी नहीं है। लेकिन यदि अमेरिका के साथ भारत संबंध बना के रखेगा, मधुर संबंध बना के रखेगा, तो निश्चित रूप से आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ाई को लड़ सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, राज्य के स्वरूप के बारे में मार्क्सवादियों के ये विचार रहे। मार्क्सवादी जिस प्रकार से राज्य के स्वरूप को परिभाषित करते हैं। अब अगले वीडियो में हम भारतीय राज्य के स्वरूप के बारे में गांधीवादी दृष्टिकोण पढ़ेंगे कि गांधी जी भारतीय राज्य के स्वरूप को किस प्रकार से देखना चाहते थे, या क्या वास्तव में गांधीवादी दृष्टिकोण जो है भारतीय राज्य के ऊपर कुछ प्रभाव छोड़ के गया है। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं। धन्यवाद।